हेलो फ्रेंड्स, धृति होम साइंस टीजीटी पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देख लिया था कि बाल विकास की परिभाषा एवं बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि बाल विकास अथवा बाल अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बालक जब जन्म लेता है तो वो एक नए प्राणी के रूप में हमारे परिवेश में आता है, जो कि 40 सप्ताह पूर्व एक असहाय बालक भ्रूण अथवा कोष के रूप में होता है। जैसे कि हम लोगों ने टेक्सटाइल में पढ़ा कि वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई तंतु होती है। ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई कोष अथवा सेल होता है। तो एक सेल से, एक कोष से एक मनुष्य का निर्माण होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंतर जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उसके चीज़ों को समझने की जो क्रियाएं होती हैं, ये सभी बदलती जाती हैं, परिपूर्ण होती जाती हैं। आज के समय में नवीन तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे कि बच्चे के अंदर नवीन प्रकार की परिवर्तन हो सके, किया जा सके। इसके लिए किड्स, यूरो किड्स और प्लेवे जैसे स्कूल की स्थापना की गई है, जहाँ पे बच्चे 2.5 से 3 साल में पढ़ने के लिए भेजे जाने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बाल अध्ययन है उसमें हम ये भी देखते हैं कि लगभग 2 से 2.5, एक से 2 अथवा 2.5 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, बोलना और अनेक प्रकार की क्रिया करना स्टार्ट करते हैं, जो कि रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों होती हैं। तो उनकी इस रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए बाल अध्ययन की आवश्यकता पड़ी, जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान का किस प्रकार से बच्चों के अंतर्गत हम लोग एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए उसके अंदर कैसी क्रियाकलाप कराए जाएं, जिससे कि वो अच्छा मानव व्यवहार कर सके और एक अच्छा प्राणी बन सके। आप लोग सुने होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 से लगभग 6 महीने से ऊपर के बच्चों को जब भी वो अपनी भाव भंगिमाएं अथवा जो भी क्रियाकलाप करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कुछ लोग, मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि अपने पापा जैसा कर रहा है, मम्मी जैसा कर रहा है, फिर तो उसके अंदर 1 से 2 साल के अंदर ही वो वयस्क रूप में कैसा बनने वाला है, ये परिवर्तन देखा जा सकता है। यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसलिए बच्चों के अंदर नैतिक विकास एवं नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए यूरो किड्स और प्लेवे जैसे स्कूलों की स्थापना की गई है, जहां पे उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल बन सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो बाल विकास है उसकी उद्देश्य क्या है। तो मतलब कि बाल अध्ययन को कितने प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर के अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य 6 रूप से अध्ययन किया जाता है, 6 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला है आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि तथा लक्ष्यों का अध्ययन करना। मतलब कि जो आयु वृद्धि, हमने आप लोगों को अभी बताया कि जैसे जो बच्चा होता है 6 महीने के बाद वो अनेक प्रकार की क्रियाकलाप और चीज़ों को समझने लगता है, संयोगों को समझने लगता है। आप अगर उसे चिढ़ाएंगे तो वो भी आपको चिढ़ाएगा, अगर आप नमस्ते करना सिखाएंगे तो नमस्ते करेगा। तो जैसे जैसे आप उस छोटे से बच्चे के साथ क्रियाकलाप करते हैं, वो भी आपको पलट करके करता है। तो जो इसका बाल विकास का उद्देश्य है वो आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार एवं उसकी क्या रुचि है, किस चीज में रुचि है, ये भी थोड़ी थोड़ी पता लगने लग जाती है 1 से 2 साल के बच्चे में, और उसके लक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसी के अनुरूप उसको शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तन कब तथा किस रूप में होते हैं। जो बाल विकास का दूसरा उद्देश्य है
उसमें ये देखा जाता है कि परिवर्तन, जो बच्चे में परिवर्तन हो रहा है वो कब और किस रूप में हो रहा है। मतलब कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो समस्यात्मक होते हैं, तो 1 से 2 साल तक के बच्चों में ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं और जो समस्यात्मक बालक होते हैं, वो समस्यात्मक बालक क्या करेगा, मान लीजिए कोई चीज़ है तो उसमें रुचि नहीं लेगा, और जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो हर चीज में एक्टिव रहते हैं, हर चीज को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इस चीज को देख करके उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है इन परिवर्तनों के कारण का अध्ययन करना। जो बच्चे के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारणों का भी अध्ययन किया जाता है, और फिर उस कारण को जानने के बाद, मतलब जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण को जानने के बाद उसके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा है 1 से 2 साल का बच्चा, अगर वो गलत कार्य की ओर जा रहा है तो उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसको अच्छे कार्य पे, अच्छे मार्ग के लिए लाया जा सकता है। जैसे कि ये जो सीखने की उम्र होती है काफी तीव्र होती है। अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो वो तुरंत सीख करके गाली देने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बात बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छी शिक्षा, जैसे पढ़ने लिखने से संबंधित, तो वो बच्चा पढ़ने लिखने से संबंधित करेगा। आप लोग देखे होंगे आमतौर पे ज़्यादातर ये जब 1 से 2 साल के बच्चों को मोबाइल फ़ोन में कुछ हम लोग कार्टून वगैरह दिखाने की लत लगाते हैं ताकि अपने कामों को कर सके। लेकिन जब वो बच्चा इसी उम्र में 1 से 2 साल के उम्र में अगर इसका आदी हो जाता है तो वो फिर बिना मोबाइल का अपना कोई काम नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार से हम उसके जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं, और फिर उसके अनुरूप जो भी परिवर्तन है उसके फलस्वरूप व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो बच्चा हमारे परिवेश में आता है वो एक नया कोष होता है, और फिर वो एक असहाय के रूप में होता है, उसे कुछ नहीं पता होता। जब भी आप लोग अपने घरों में एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, एक छोटा बच्चा होता है जो कि एक असहाय रूप में होता है, उसे कुछ नहीं पता है कौन मेरी मम्मा है, कौन पापा है, कौन क्या है। तो वो उसे हम लोग हर चीज बताते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे वो क्रियाकलाप करता है और धीरे धीरे अपने लोगों को, सभी लोगों को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो उसका अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य है कि किस तरह से उसके व्यवहार पे अध्ययन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है यह ज्ञात करना कि क्या हम इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कि जो भी एक छोटे बालक में परिवर्तन हो रहे होते हैं उसके आधार पे हम उसके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या यह बच्चा वयस्क होकर के कैसा बनेगा, कितना प्रतिभाशाली बनेगा। तो इसके आधार पर हम उद्देश्य निर्धारित करके उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं अथवा उनमें कुछ सामान्यताएं होती हैं, अथवा जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं उसमें सभी प्रकार के बच्चों में एक जैसे ही परिवर्तन है। एक उम्र सीमित उम्र तक, जैसे मान लीजिए 1 से 5 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया जा रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो कि सभी बच्चों में एक समान से हो रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, भिन्न कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जाता है बाल विकास का अथवा बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये माना जाता है कि कौन से बच्चे विशिष्ट हैं, कौन से बच्चे समस्यात्मक हैं और कौन से बच्चे सामान्य हैं, ठीक है। तो जो बीने महोदय हैं उन्होंने इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके जब अपना परीक्षण किया था तो उन्होंने सामान्य, विशिष्ट और जो अति प्रतिभाशाली बच्चे हैं इन सभी की व्याख्या प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बाल विकास अथवा बाल अध्ययन किया जाता है। तो देखेंगे बाल विकास के अध्ययन का महत्व। इसमें पहला नंबर है बाल विकास के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वो काफी आसान होती है उसको शिक्षा दीक्षा देना और उसको एक नई राह दिखाना और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में। तो इसलिए सबसे पहले जो बाल विकास है वो व्यक्ति
अथवा बच्चे के संबंध में सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी। जब हम ये जान लेते हैं, उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके शिक्षण और प्रशिक्षण में काफी उपयोगी महत्व होता है। उसको किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, अगर ग्रामीण परिवेश से बच्चा है तो उसे कौन सी चीजें सीखने में आसानी रहेगी और कौन, तो खेल माध्यम से और भी चलचित्र माध्यम से, इन सभी माध्यमों से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो उसके शिक्षा प्रशिक्षण में काफी उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों की प्रकृति को समझने में उपयोगी। जो बालक है, जब उसके संबंध में हम जान लेते हैं तो उसके प्रकृति को भी समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाल अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों के विकास में वातावरण के महत्व को समझने के लिए। जब हम बच्चे के संबंध में जान लेते हैं कि वो कैसे परिवेश से आ रहा है, जनजातीय परिवेश से आ रहा है कि शहरी परिवेश से आ रहा है कि ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, तो उसके वातावरण को जब समझ लेते हैं तो उसके शिक्षा प्रशिक्षण कार्य में काफी आसानी हो जाती है। इसलिए बाल अध्ययन की आवश्यकता होती है, ये अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बाल व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। जब हम उसके वातावरण की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसके जो भी क्रियाकलाप है, जो भी उसकी क्रियाएं हैं, रचनात्मक क्रियाएं और विनाशात्मक क्रियाएं, अनुचित उचित जो भी क्रियाकलाप वो कर रहा है, उस पर नियंत्रण करने में काफी सहायता मिलती है बाल विकास के अध्ययन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है बाल निर्देशन में सहायक। फिर उसको सही दिशा देने में, जैसे मान लीजिए अभी आपको फीवर हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जब तक ये पता नहीं लगा लेगा कि आपको कितने दिन से फीवर आ रहा है और आपको फीवर कितना आ रहा है, तब तक वो सही रूप से आपको दवा नहीं दे सकता है, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से बाल विकास जो होता है, जब इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं कि एक मतलब कि कैसे वातावरण से है और किस परिवेश से है, ग्रामीण है कि शहरी है कि जनजाति है, तो उसी को ध्यान में रख कर के उसके व्यवहार को नियंत्रण किया जा सकता है और उसको सही दिशा निर्देश दे करके एक अच्छे मानव के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल व्यवहार एवं बाल विकास के संबंध में भविष्यवाणी में सहायक। आप लोग देखे होंगे कि लगभग बहुत सारे लोग ऐसे बच्चों के क्रियाकलापों को देख करके कह देते हैं कि ये आगे चल करके डॉक्टर बनेगा, आगे चल करके देश सेवा करेगा या फिर कुछ भी। तो ये उसी के आधार पर किया जाए, जब हम उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसको शिक्षा प्रशिक्षण सही देते हैं और फिर उसकी प्रकृति को हम समझते हैं, फिर उसी के अनुसार उसके वातावरण को ध्यान में रख करके उसको दिशा निर्देश दिया जाता है। और जब एक बच्चा सही दिशा निर्देश प्राप्त कर लेता है और उसको अच्छा से नियंत्रित रूप से सही दिशा निर्देश दिया जाता है, तो वो एक उसके भविष्यवाणी की जानी और भी आसान हो जाती है और ये बोला जा सकता है कि वो आगे चल करके बड़ा आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा, अच्छा काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसी कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की कि वो नदी के किनारे कूदने जा रहे थे जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको एक संत मिले और उन्होंने भविष्यवाणी की कि तुम आगे चल के बहुत बड़े आदमी बनोगे। फिर उन्होंने वहां से जब भेजा तो ये कुछ उनके क्रियाकलापों को देख कर के भविष्यवाणी की जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति का जो बालक है उसके व्यवहार के संबंध में। ठीक है, तो इस तरह से जब पूरी तरह से उसको नियंत्रित करके उसका विकास किया जाता है बच्चे का, तो वो जाहिर सी बात है अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो इसलिए बाल विकास का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो हम देखेंगे बाल विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो बाल विकास का क्षेत्र देखेंगे। ये पहला है वृद्धि एवं परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। जो वृद्धि एवं परिपक्वता है उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं।
उसके अंतर्गत हम दो भागों में बांटते हैं इसको। तो एक आ जाता है जन्म से पूर्व की अवस्था और दूसरा हो जाता है जन्म के बाद की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं और जन्म के बाद की अवस्था को पोस्टनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रीनेटल स्टेज है इसको हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक है जाइगोट, एम्ब्रॉय और फीटस। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको इंग्लिश वर्जन ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि इंग्लिश वर्जन में ही क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रॉय, जाइगोट, एम्ब्रॉय और फीटस। ठीक है, डिम्बा जाइगोट को हम लोग डिम्बावस्था अथवा बीजावस्था भी कहते हैं और एम्ब्रॉय को भ्रूणावस्था कहते हैं। फीटस को गर्भस्थ शिशु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोस्टनेटल स्टेज क्या होता है? जब जन्म के बाद की अवस्था को पोस्टनेटल स्टेज कहा जाता है। इसको चार भागों में बांटते हैं: नवजात शिशु, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हम लोगों ने पढ़ा भी कि कुछ विद्वानों ने कहा, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा कि भ्रूणावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, और जो जेम्स ड्रेवर है वो कहते हैं जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक। तो उसी के आधार पे हम इसको पढ़ते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्थाएं मुख्य रूप से तीन है: जाइगोट, एम्ब्रॉय और फीटस। जन्म के बाद की अवस्थाएं पोस्टनेटल कहलाती हैं, जो कि चार है: नवजात शिशु, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस प्रकार से हम वृद्धि एवं परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, जैसे शारीरिक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र, संवेगात्मक विकास का क्षेत्र, गत्यात्मक विकास का क्षेत्र, नैतिक विकास का क्षेत्र और सामाजिक विकास का क्षेत्र। जो बालक होता है उसके सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि शारीरिक विकास में कि उसके जो शारीरिक बनावट है वो कैसा है और उसकी वृद्धि एवं विकास किस तरह से हो रहा है। मानसिक विकास, उसके जो मानसिक विकास है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। और संवेगात्मक, वो विभिन्न संवेगों को समझ रहा है कि नहीं रहा है। लाइक मान लीजिए आप एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसे आप मारिए तो वो रोने लगता है, तो ये क्या है? संवेग को प्रदर्शित करता है, यानी कि मारने पे चोट लग रहा है तो वो रो रहा है, हंसाइए तो हंस रहा है, और घूमने जाइए तो वो तुरंत तैयार हो जा रहा है उठ के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उसका संवेग यानी कि सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, वो सही दिशा में उसकी वृद्धि एवं विकास हो रहा है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गत्यात्मक विकास यानी कि जो भी उसकी क्रियाकलाप है वो सही रूप से अपनी सुचारू ढंग से कर रही हैं। ठीक है, नैतिक विकास, उसके अंदर नैतिक आचरण जो है वो हो रहा है, जैसे आप अच्छे अच्छे गुणों को जो भी सिखा रहे हैं वो उसे ग्रहण कर रहा है और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, तो वो उसका नैतिक विकास माना जाता है। ठीक है, सामाजिक विकास, जब उसका नैतिक, किसी भी व्यक्ति का जब नैतिक विकास और गत्यात्मक एवं संवेगात्मक विकास जब अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है सामाजिक व्यवहार और भी अच्छा बन जाता है। तो इस प्रकार से विकास के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन, इसके अंतर्गत आता है वंशानुकरण, जो कि विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण भी बच्चे के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण, कैसा माहौल में बच्चा रह रहा है, उसे कैसी शिक्षा दी जा रही है, कैसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो भी बच्चे के विकास से पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो उसकी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है पोषण। जैसा आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बच्चे का पोषण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि वो कैसा, उसका पोषण कैसा है, उसी के अनुसार बच्चे के जो वृद्धि एवं विकास है वो प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से जो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं पोषण, सभी बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन, जैसे मानसिक अयोग्यता। अगर बच्चा मानसिक रूप से अयोग्य है तो वो आपके क्रियाकलापों को आप जो बताएंगे, उसे दिशा निर्देश देंगे, वो अच्छी तरह से समझने में असमर्थ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा संबंधित दोष। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हकला करके बोलते हैं और जो शब्द हैं उनमें त्रुटियां करते हैं। तो ये सभी जो असामान्यताएं हैं इसका अध्ययन किया जाता है। उच्चारण संबंधित दोष, जो बच्चे मतलब शब्दों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, हकलाते हैं, अथवा उसे जैसे ल को ल कहते हैं, ड़ कहते हैं, र को ड़ कहते हैं, तो इस तरह से ढ को ढ कहते हैं। तो ये क्या है, उच्चारण संबंधी दोष है। तो इस प्रकार से जो दोष होते हैं उसका भी अध्ययन बाल विकास के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। शारीरिक असामान्यता, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, वो अच्छे से चल नहीं पाते हैं अथवा खेल कूद नहीं पाते हैं। तो इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है विभिन्न असामान्यताओं के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान को जाना जाता है कि उसका मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ है कि कैसा है। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं बीने महोदय का, इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना दिया हुआ है कि कितने से कितने प्रतिशत के बच्चों को कितने बुद्धि लब्धि के अंतर्गत रखा जाता है। तो उनका IQ टेस्ट किया जाता है और उसी के अंतर्गत जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।